Hey everyone, in this lecture we will discuss UPSC Prelims 2025. इस वीडियो में हम UPSC Prelims 2025 का एनालाइज करेंगे, ठीक है। समझेंगे कि PYQ को किस तरीके से एनालाइज करना है। इस वीडियो में हम जस्ट एनालाइज करेंगे और इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम डीप एनालिसिस करेंगे विद थीम बेस एंड विद सब्जेक्ट वाइज। ओके, स्टार्ट करें। एक सेकेंड, हमने ये है UPSC Prelims 2025 के क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट से, विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट, जस्ट वेट मिनट, विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि हमें ये बताना है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। अब यार मैं एक बात जरूर कहूँगी, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, मतलब इस क्वेश्चन पेपर को या कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, तो उसको मतलब इतने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो कि आपको वो समझ आने लगे, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है। और वहाँ पर जो प्रेजेंट में रहो, मतलब वहाँ पर जब बैठे हो ना, तो ऐसा लगे कि हाँ मैं एग्जाम दे रहा हूँ, कोई और बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। अगर कोई प्रेजेंट में रहा वहाँ उस टाइम और इस क्वेश्चन को समझे तो वो आराम से कर सकता था। जैसे हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। वो क्या करे, अल्टरनेटिव। नहीं समझ आ रहा कि अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है, तो हिंदी में भी होता है इसमें, ठीक है। देखो हिंदी में भी देख लो चाहे, वैकल्पिक लिखा हुआ है, ये रहा वैकल्पिक, ठीक है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि अपने को ये बताना है कि कौन सी ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, यानी कि वैकल्पिक निवेश निधि कौन सी है, ठीक है। देखते हैं कौन सी है। क्वेश्चन समझ गए। अब यानी कि जैसे यार आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, एक होता है बेस्ट फ्रेंड, एक होता है अदर फ्रेंड्स, तो उनको आप अल्टरनेटिव, ये तो बेस्ट फ्रेंड है, इसके अल्टरनेटिव में और कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, है ना। इन द सेम वे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स बताने। अब सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे बोन्स और स्टॉक्स के बारे में सबने सुना है, ठीक है। दीज आर द सिंपल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, दीज आर द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, अब जिसके बारे में नहीं सुना वो कौन से होंगे, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। इन्वेस्टमेंट तो ये होगी, बॉन्ड्स होगी, स्टॉक्स होगी, और जिनके बारे में नहीं सुना, हेज फंड्स एंड वेंचर कैपिटल, दीज टू आर द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो आंसर क्या आएगा, ओनली टू, ठीक है। आंसर क्या आएगा, ओनली टू। आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा इसका एनालाइज कर लेते हैं, हल्का हल्का करेंगे, और उसके जो सेकंड वीडियो आएगी ना उसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्टमेंट के बारे में। पहले ये देख लो इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट के बारे में कह रहे हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये होती है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि स्टॉक हो गई, ठीक है, बॉन्ड्स हो गए, कैश हो गया, ये कौन से होते हैं, ट्रेडिशनल, ठीक है। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, दीज आर द फाइनेंशियल असेट्स, दीज आर द फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स दैट डू नॉट फॉल इनटू द ट्रेडिशनल, जिनको हम ट्रेडिशनल में नहीं डाल सकते, दैट डू नॉट फॉल इनटू द ट्रेडिशनल, ठीक है। मतलब जो ट्रेडिशनल में नहीं आते। और ट्रेडिशनल कौन कौन से, स्टॉक, बॉन्ड और कैश, ठीक है, जिनसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ठीक है। और कौन कौन से होंगे इसमें, हेज फंड्स हो गए, वेंचर कैपिटल्स हो गए, ठीक है। और देख लो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में कौन कौन से आएंगे, प्राइवेट इक्विटी होगी इसमें, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में एक तो हेज फंड्स हो गए, वेंचर कैपिटल होगी, प्राइवेट इक्विटी होगी, ठीक है, एंड रियल एस्टेट आ गई, ठीक है। अब यार एक बार ना ऊपर ऊपर से कर लो, आई नो कहीं को नहीं पता होगा प्राइवेट इक्विटी क्या है, रियल एस्टेट क्या है, हम इसकी जो सेकंड पार्ट की वीडियो आएगी उसमें करेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लो कि किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या वे होता है, क्या रूल होता है, ठीक है। देखते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताना है हमें कि सोर्स ऑफ इनकम बतानी है, ठीक है, इनकम सोर्स बतानी है। या सोर्स ऑफ इनकम का मतलब यानी कि हमने कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, यानी कि आरबीआई कोई वर्क करेगी उसके बदले में वहाँ से उसे जो इनकम जनरेट होगी उसके बारे में, ठीक है। अब मान लो आपको इसके बारे में नहीं पता, ठीक है। वैसे तो यार अगर किसी ने पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा तो उसमें ये आरबीआई जो आता है ना बहुत बार आता है, तो आरबीआई का सभी को डिटेल में रीड करना होता है, ठीक है, जिससे आइडिया आ जाता है। बट मान लो आपने नहीं, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, आपने नहीं रीड किया, तो अपनी जो विजडम है, ठीक है, जो हमारी समझदारी है उसके हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम बताने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई वर्क करते हैं उसके बदले में उनको जो इनकम जनरेट होती है उसके बारे में बताना है, कहाँ कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं। अब यहाँ देखो, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसीज, पेंशन फंड मैनेजमेंट, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। अब यार यहाँ देखो थर्ड में क्या, पेंशन फंड मैनेजमेंट, ये कोई सोर्स नहीं है, यहाँ लिखा है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। तो अगर हम थोड़ी सी विजडम लगाएं तो यार पेंशन फंड्स का मैनेजमेंट करने का क्या है ना, तो इससे किसी को क्या सोर्स जनरेट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखना है, मैनेजमेंट, इसका मतलब ये तो रॉन्ग होगा, ठीक है, पेंशन फंड मैनेजमेंट, तो थर्ड वन इज रॉन्ग। तो थर्ड जहाँ जहाँ है ना उससे एलिमिनेट करो, तो आपको बी और सी कटोगे, आप बचे टू पे, फर्स्ट एंड सेकंड एंड फिफ्थ। अब आपको कुछ और देखने की नीड ही नहीं है, जब आपने इससे आपने थर्ड से आपने दो जो एलिमिनेट थे ऑप्शंस उनका एलिमिनेट कर दिया, अब दो आगे। अब फर्स्ट एंड सेकंड अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं आता तो वो इससे भी आइडिया लगा सकता है, देखो फर्स्ट सेकंड दोनों सही है। अब बचा फिफ्थ, अब फिफ्थ के बारे में सोचना है। अब खुद सोचिए यार आरबीआई जो है वो प्रिंटिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूटिंग करती है करेंसी नोट्स को, तो इनसे इनकम सोर्स तो जनरेट होगी, तभी तो आरबीआई ये वर्क करती है कि वो नोट्स को प्रिंट करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, करेंसी नोट्स को आरबीआई करती है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगी। नहीं पता कोई बात नहीं, ठीक है, आज समझ लो कि आरबीआई जो है वो प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग करती है करेंसी नोट्स को, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें कुछ भी नहीं आता था, मान लो आपको बिल्कुल नहीं आता तो भी आपने क्या करा, थर्ड से एलिमिनेट करके आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि कॉमन क्या है ऑप्शंस में, फर्स्ट एंड सेकंड, बस बचा फिफ्थ हमने सोच लिया कि हाँ प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको भी देख लेते हैं। देखो बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो आरबीआई ना बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स करते हैं जिससे उनको इनकम सोर्स जनरेट होती है। सेकंड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, इससे भी आरबीआई को इनकम सोर्स है ये भी, ठीक है, इससे भी इनकम जनरेट होती है। फिफ्थ है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, इसको बोलते हैं सिग्नेशन, ठीक है, सिग्नोरेज, ठीक है, सिग्नोरेज, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, सिग्नोरेज होता है। इसमें क्या होता है, जो आरबीआई है वो प्रिंट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है करेंसी नोट्स को। मान लीजिए 100 रुपीज़ प्रिंट करने, तो उसमें जितना आरबीआई का खर्चा आता है, ठीक है, जितनी कॉस्ट होती है ना उसको माइनस करके 97 रुपीज़ जो होंगे ना वो आरबीआई की होंगी। देखो 100 रुपीज़ का नोट था, ठीक है। इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनी, ठीक है, सबसे पहले इसको सर्कल कर लो, मैंडेट्स ऑल, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट किया है ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो जैसे ही आपको कहीं भी मैंडेट्स दिखे, ऑल दिखे,
तो जस्ट आपको पेन आपके पास वहाँ पे होना चाहिए, पेन या पेंसिल, जिससे आप इसको एनालाइज करें। आपको वहाँ पर भी एनालाइज करना है। ये पता है एनालाइज क्यों करना है? क्योंकि यूपीएससी डिमांड करती है कि आपका जो माइंड है ना वो एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, हर चीज़ को एनालाइज करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी इस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं कि जो एनालिटिक माइंड वाले जो एस्पिरेंट्स है वही सिलेक्टेड हो, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसमें क्या कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट को सर्कल कर लो ऑल, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया ऑल द लिस्टेड कंपनीज को कि वो सबमिट करे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। सेकंड क्या है, इन इंडिया ए कंपनी सबमिटिंग ए BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। दैट आर लार्जली मतलब लार्जली क्या एक जनरल वर्ड है, मोस्टली मतलब जो मोस्टली है ना वो कंपनीज को क्या रिपोर्ट करनी होती है, नॉन फाइनेंशियल। अब मान लो आपको क्वेश्चन नहीं है ना, तो आपको ना एक उस पर जाना पड़ेगा कि यार मैं इस चीज़ के लिए कितना परसेंट श्योर हूँ या कितनी परसेंट श्योर हूँ। लाइक मैं इस चीज़ के लिए 50% श्योर हूँ, 90% श्योर हूँ, है ना। जो 90% श्योर होते हैं ना उसको लेकर चलना होता है आगे, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से करना होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें ये कह रहा है कि मैंडेट, यार आरबीआई मैंडेट कर रही है ऑल द लिस्टेड कंपनीज कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, आपका जो माइंड है वो क्या कहेगा, यार पता नहीं मैंडेट करना है ऑल द लिस्टेड कंपनीज को, ये आपका माइंड ऐसे कहेगा यार इसके जो चांसेस है ना वो 30% है राइट होने के, ठीक है, 30% है राइट होने के। लेकिन जो सेकंड वाली है ना, इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। लार्जली यानी कि जनरल टर्म है, मोस्टली जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की जो कंपनीज है ना उनको सबमिट करानी होती है BRSR रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो आप कहोगे यार ये वाला जो पॉइंट है ना ये हमें ज़्यादा सही लग रहा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, ठीक है। तो 90% है ना, तो 90% के साथ चलो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कर दो रोक, ओनली बिकॉज कि यहाँ वो कह रहा है कि मैंडेट ऑल द लिस्टेड कंपनीज, कितनी कंपनीज है उनके लिए कह रहा है, ठीक है। तो सेकंड वाले को टिक करो एंड सेकंड वाली, ठीक है, और फर्स्ट वन इज रोक क्योंकि इसके लिए आरबीआई नहीं है, आरबीआई डज नॉट मेंटेन द सबमिशन ऑफ BRSR, इट्स सेबी, ये सेबी होती है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यार हम ना हर चीज़ तो नहीं पढ़ सकते, जितना हमारे पास होगा ना कैपेबिलिटी होगी उतना ही हम पढ़ पाएंगे, ठीक है। मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें वहाँ पर जो अपना माइंड है उसको एनालिटिकल बनाना पड़ेगा। वो भी चाहते हैं एक एनालाइज माइंड चाहिए उन्हें भी, ठीक है, क्योंकि आपको जब एक स्टेट संभालने को दिया जाएगा ना वहाँ पे ये जो आपने बुक्स में जो पढ़ा हुआ ज्ञान है ना वो काम नहीं आता, जितना आपको वहाँ पर एनालाइज करना, विश्लेषण करना आना चाहिए, ठीक है। आपको एक जिला संभालने को मिलेगा, ठीक है। समझते आगे आगे देखते हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये जो रिपोर्ट है ना वो आरबीआई नहीं करता, वो करते हैं सेबी, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। वो जो है ना वो करती है BRSR रिपोर्ट, उनको देनी पड़ती है, मैंडेट करती है BRSR रिपोर्ट के लिए ओनली फॉर 1000 लिस्टेड, ठीक है, ओनली फॉर 1000 लिस्टेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। और BRSR क्या होता है कि इसको रिक्वायर्स होते हैं कंपनी टू मेक डिस्क्लोजर दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, ठीक है। और मतलब BRSR का मतलब जो इन्वॉल्वमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करे, सोशल और गवर्नेंस फैक्टर्स जो होते हैं ना उनके ऊपर, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर के, उसको बोलते हैं BRSR रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। यहीं से क्लियर हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी यानी कि रिलेटेड टू इन्वॉल्वमेंट, है ना, और सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना किस तरीके से एनालाइज करना होता है कि यार ये सोचो यार आरबीआई मैंडेट करेगी ऑल द लिस्टेड कंपनीज को, नहीं कितनी कंपनीज है उन सभी कंपनीज को क्या कहेगी, जो भी लिस्टेड है उन सभी कंपनीज को ऐसे कहेगी कि आप BRSR रिपोर्ट करोगे। ये काम आरबीआई नहीं करती, आरबीआई का वर्क है बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यही देखो यहीं से क्लियर हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाइंग सेलिंग फॉरेन करेंसी, ये सब ये काम क्यों कही यार, ठीक है। इसके लिए कोई वो रखेगी, जैसे सेबी है, सेबी करती है इन सब चीज़ को, ठीक है, सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आएगा बी ओनली। Consider the following statement. In India, income from allied agriculture activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax. यही आपको चेक एनी टैक्स, ठीक है, कि हर किसी के टैक्स से। अब आप यार कहोगे ये ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है, ये आपको ये दिखाना है। मैं ना एक बात और बताती हूँ, जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में सुना होगा, लेखक है, वो कहते हैं जैसे आप, मैं आप ये भी कहूँगी, जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, एथिक्स वगैरह जब आप हिंदी लिटरेचर या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे ना, तो आप ना एथिक्स जो होता है ना मेन वो पढ़ोगे तो आप ना एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे। हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना कि यार ये पर्सन अच्छा है, ये पर्सन बुरा है, या ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। नहीं, आप पता है रीड करके एथिक्स वगैरह जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी के, आप एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि हर चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, उनमें अनुपात होता है। मुंशी प्रेमचंद जी सभी ने नाम सुना होगा, उनका कहना था कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उनमें अनुपात होता है, ठीक है, कि भैया ये 50% अच्छा है, 30% बुरा है ना। तो आप उस उसको लेके चलो, अनुपात को लेके चलो, परसेंटेज को लेके चलोगे ना, तो आप यूपीएससी में क्लियर हो जाओगे, ठीक है। यूपीएससी आगे जो एथिक्स आएगा ना, यूपीएससी मेंस में जो एथिक्स आएगा उनमें यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। आपको कोई परफेक्ट कंक्लूजन नहीं देना होता, आपको एक परसेंटेज पे चलना होता है कि हाँ ये हो सकता है सही। तो आपको वो जो तैयारी है ना एथिक्स जैसी, वो तैयारी अभी करनी पड़ेगी, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। उस फिल्म्स में ही आपको इस तरीके से माइंडसेट रखना है कि भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, मुझे एक परसेंटेज के साथ चलना है कि अच्छा ये 50% है, ये 30%, मुझे ये सही लग रहा है, ठीक है। तो इससे आपका क्या होता है, एनालिटिकल माइंड होता है, ठीक है, एक जगह अप्रोच करने वाला माइंड होता है कि यार अच्छा चलो इसे। इसलिए फिल्म्स के अंदर हर सब्जेक्ट दिए जाते हैं ताकि आपका जो माइंड है वो किसी एक पे स्टक ना हो, ठीक है। आपको एक एनालिटिकल स्किल आए, प्लस आप एक उसमें चले कि यार ये चीज़ 50% 90% सही हो सकती है और ये चीज़ 10%, मतलब आपको पॉसिबिलिटी लगानी होती है, दिखाना होता है कि हाँ ये जो है ना ये इसके 90% चांसेस हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कहता है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। अब ये गलत है, क्यों गलत है? एनी टैक्स बोल रहा है यार, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, किससे? फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एक होता है सिंपल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है, लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, ये कहीं तो लगेगा टैक्स। हाँ अगर सिंपल होता है ना कि डायरेक्ट जो होते हैं ना, डायरेक्ट एग्रीकल्चर से डायरेक्ट आती है ना इनकम, उसके लिए लगता है कि हाँ वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होती है। लेकिन यार एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से कितनी और भी बहुत एक्टिविटीज होती है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग होगी, वूल रेडिंग, इनमें तो यार टैक्स तो लगेगा ही, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा हुआ ना एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स, तो ये है रोक, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट रॉन्ग हुआ, लेकिन हाँ सेकंड स्टेटमेंट देखो, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। अब यार आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसके बारे में श्योर हो, इसके बारे में ये है कि यार ये गलत हो सकता है क्योंकि यहाँ लिखा फ्रॉम एनी टैक्स,
ठीक है, मतलब वूल रेयरिंग, पोल्ट्री, जितनी भी लाइट एक्टिविटीज़ है, मान लो आपको नहीं भी पता, लेकिन आप खुद सोचो यार वूल रेयरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, इनमें टैक्स तो लगता ही होगा, है ना। एग्रीकल्चर, डायरेक्ट एग्रीकल्चर इनकम होती है ना, उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन इन पे लगेगा, ठीक है। तो इसी से ही आप एक उस पर चले जाओगे कंक्लूजन पे कि फर्स्ट वन इज रॉन्ग, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, या बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो इसको कर दोगे आप टिक, ठीक है, क्योंकि और कहीं किसी में भी नहीं लिखा हुआ स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, तो आंसर ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा समझ भी लो कि ओनली जो इनकम होती है ना ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन इनकम जो होती है ना वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होती है, ठीक है, ऑल अलाइड नहीं होती, मतलब कोई जितनी भी एग्रीकल्चर उन पे लगता है, लेकिन जो क्रॉप कल्टीवेशन होती है, जो डायरेक्ट इनकम आती है ना एग्रीकल्चर से, उस पर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होती है, ठीक है। सेकंड क्या है, हाँ, ये जो रूरल लैंड होता है ना वो कैपिटल एसेट में नहीं आता, ठीक है, इससे कैपिटल गेन नहीं होता, लेकिन अगर रूरल की जगह अर्बन एरिया होता है ना, वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड होगा, एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरियाज में होगा ना, वहाँ पर कैपिटल गेन होता है, ठीक है, वहाँ पर ये लगता है कैपिटल एसेट माना जाता है, लेकिन यहाँ नहीं माना जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड कहाँ है, रूरल एरिया में। खुद ही सोचो, रूरल एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड होगा तो उसके जो रेट होंगे ना वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन अगर जो अर्बन एरिया में होगा ना एग्रीकल्चर लैंड, उसके जो रेट होंगे ज़्यादा, तो उससे कैपिटल गेन होगा, तो वो कैपिटल एसेट माना जाएगा अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। आगे देखते हैं, 6th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज मेंबर, ठीक है, क्या होगा इंडिया ने, देन इंडिया इज रिसोर्स कंट्री, ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इज हैज आइडेंटिफाइड, यार खुद सोचो, इंडिया ने कुछ आइडेंटिफाइड किया और उसमें ऑल रिच रिसोर्सेज है, हम 30 जितने भी क्रिटिकल है उनमें ऑल कह रहा है कि जितने भी आपने फाइंड करने हैं आप उस सब में क्या वो रिच रिसोर्सेज हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी। अब आपको ये ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, ये आपके माइंड को खोलने की यार आपको हर जगह पॉसिबिलिटी के हिसाब से चलना है, ठीक है, कि इसमें श्योरिटी है या नहीं है। आप जो एथिक्स पढ़ोगे ना उसमें ये और भी ज़्यादा डीप एनालिसिस में, मतलब डीप में जाएगा कि अच्छा ये चीज़ सही है, ये एक चीज़ गलत है ना। तो इसमें देखो, इसमें लिखा है ऑल में नहीं हो सकती यार, थोड़े बहुत तो हो सकते हैं, लेकिन ऑल द 30 जितने भी उसने आइडेंटिफाई करे हैं उसमें इंडिया रिसोर्स है, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग आंसर आ गया, ठीक है। इसमें अपने को देखने भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको तीनों के तीनों ऑप्शंस को एनालाइज करना होता है। द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल, इसमें सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए लाइसेंस ऑप्शंस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ऐसे ये पीवाईक्यू भी है, ठीक है, अगर पीवाईक्यू एनालाइज मतलब सीधा नहीं है, डायरेक्ट वे में नहीं है, लेकिन हाँ माइंस और मिनरल्स के बारे में पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। एक सेकेंड, अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। इसमें क्या है यार, इंडिया जो है ना यूएस लिड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ज्वाइन की थी इंडिया ने इन जून 2023, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड इंडिया आइडेंटिफाई 30 क्रिटिकल मिनरल्स, हाँ इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किए थे लाइक लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, बट ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। जो हमारा इंडिया है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है इनमें, लिथियम, कोबाल्ट जो भी है, निकल, ग्रेफाइट, ठीक है। ये पेपर आपको प्रिपेयर करने के लिए बनाया है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर थिंग को ये नहीं कहना है कि भी हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, आपको एक परसेंटेज के हिसाब से चलना है, एक अनुपात के हिसाब से चलना है कि हाँ इसमें ये 50% ये अच्छा है, ये 50% ये इसके लिमिटेशंस है, 50% ये एडवांटेज है, ठीक है। और जो ज़्यादा एडवांटेज वाले होते हैं ना उस अप्रोच को आपको लेके आगे फॉरवर्ड होना होता है, मूव ऑन होना होता है, ठीक है। तो यही आपको इन सभी क्वेश्चन में समझाया जा रहा है, ठीक है। तभी यूपीएससी प्रीलिम्स के मेंस में एथिक्स को ऐड ऑन किया गया है, ठीक है। और पार्लियामेंट 2023 ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में भी दिया गया। ओके, क्वेश्चन है एज रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी, ओके, जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर टू बी रिलेटिवली एट रिस्क देन स्टॉक होल्डर, ओके, ठीक है। अब मान लो आपको इसका कोई भी आइडिया नहीं है ना, फिर भी देखते हैं। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू ए कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर आर इट्स ओनर, ओके, फॉर रीपेमेंट पर्पस, यहाँ देखो फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय ए कंपनी, ठीक है। अब यार यहाँ क्या कह रहा है, एज रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर, ये स्टेटमेंट है, इससे मैच खा रही है, क्यों? क्योंकि यार आप खुद देखो यहाँ कह रहा है कि बॉन्ड होल्डर्स जो है ना वो लोअर रिस्क पे होते हैं स्टॉक होल्डर से, दोनों इन्वेस्टमेंट तो की होती है, जो रीपेमेंट पर्पस होता है ना, ठीक है, वही मेन फैक्टर होता है, ठीक है। तो बॉन्ड होल्डर्स को वहाँ पर प्रायोरिटाइज किया जा रहा है एज कम्पेयर टू स्टॉक होल्डर्स, तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट और ये स्टेटमेंट, ये देखो बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू ए कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर आर इट्स ओनर, तो है तो ये स्टेटमेंट, लेकिन पहले हम दो ऑप्शन से चलते हैं कि हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है और उसको डिफाइन करिए। स्टेटमेंट फर्स्ट एक्सप्लेन सेकंड, पहले आपका कंफ्यूजन ये तो हटा देना, इधर स्टेटमेंट सेकंड नॉट स्टेटमेंट, क्योंकि वो उसको डिफाइन करिए। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, आर बोथ ऑफ एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट्स बोथ स्टेटमेंट करेक्ट एंड स्टेटमेंट फर्स्ट एक्सप्लेन स्टेटमेंट सेकंड ये भी गलत है। अब 50-50 पे आ गए। अब इसमें देखना बॉन्ड होल्डर लेंडेड टू ए कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर, अब यार ये थोड़ा ना कॉन्सेप्ट है, लेकिन यार आप अगर 50-50 पे भी आ गए कि यार टू ऑप्शंस में आप आ गए है ना, तो भी मतलब आपको एक एनालाइज करना आ जाएगा, ठीक है। बस इसके साथ थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीवाईक्यू को एनालाइज करना है, समझना है, थोड़ा बहुत पढ़ना भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन्स थर्ड एंड बोथ ऑफ देम आर एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। अब बॉन्ड होल्डर्स कौन होते हैं ये देख लेते हैं। बॉन्ड होल्डर्स यहीं पे लिखा हुआ है आर लेंडर्स टू ए कंपनी, ये लेंडर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। और इनके ना फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट होता है, बॉन्ड होल्डर्स के लिए फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट्स होता है, ठीक है। रीपेमेंट के टाइम इनको प्रायोरिटी रखी जाती है और इनको क्रेडिटर भी बोला जाता है, और पेड बिफोर स्टॉक होल्डर से पहले इनको पेमेंट की जाती है, ठीक है। और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, जो बाय करते हैं शेयर और ओनर होते हैं कंपनी के, ये बाय नहीं करते बॉन्ड होल्डर्स, ये जस्ट बॉन्ड को परचेज करते हैं और उसके बदले में मनी देते हैं, ठीक है। ये लैंडर्स होते हैं, क्रेडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इंडिया अकाउंट्स फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली थस एक्सिबिटिंग ए ग्रेट मूव। अब यार कह रहा है ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली थस एक्सिबिटिंग ए ग्रेट मूव। ओके, अब यार यहाँ आ जाएगा ऑल, तो यार सारे कर देंगे नहीं यार, यहाँ पे ना चलो आप एक बार सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड को इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रीसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। देयर इज अ नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स। अब यहाँ नो रेगुलेटरी, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है इन सब के लिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी रेगुलेटरी बॉडी, आप खुद सोचो इतनी बड़ी सोर्स है इनकम का, क्या किससे रिलेटेड, इक्विटी वगैरह इन सब से रिलेटेड, ये सब सारे कर रही है जो हमारी इंडिया है, ठीक है, उन सब इनसे इनकम जनरेट हो रही है। और ये ऐसे कह रहा है कि कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है इनको स्मॉल इन्वेस्टर्स को वो करने के लिए, वॉर्न करने के लिए। ऐसा हो सकता है यार, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी, कोई तो रेगुलेटरी बॉडी होती है, ठीक है, भले वो लिस्टेड हो या ना हो, है ना, लेकिन कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी होगी। तो इससे ये स्टेटमेंट हो जाएगा थर्ड। आपका फर्स्ट एंड सेकंड अपने आप आंसर आ गया। अब ये पहले ये देखो कि यहाँ पे ऑल जो है ना, यहाँ पे जनरल टर्म में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें कहना ना कहीं ऐसे कहते हैं कि यार ये आ गया हांगकांग तो इसका मतलब गलत होगा या पता नहीं, ऐसे एनालाइज नहीं करना होता। एनालाइज ऐसे करो कि यार उस लाइन का कोई मीनिंग लिखे। अब अगर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि हांगकांग को ओवरटेक कर लेगी, नॉर्मल सी बात है, ये एक फ्यूचर की वो बताई गई है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो ये करेक्ट। और ये जनरल टर्म है कि ऑल इक्विटी ऑप्शंस को वो इंडिया पोर्शन सभी इक्विटी ऑप्शंस में है ना, तो ये भी एक जनरल टर्म है, ये भी जनरल टर्म है। ये कह रही है कि यार ये जो भी आपको ऐसे टर्म लगे ना कि यार कोई 100% श्योरिटी के साथ कह रहे हैं ना, वो मोस्टली रॉन्ग होती है, क्योंकि यूपीएससी चाहता है कि मैं आपका जो माइंडसेट है ना वो इस तरीके से जनरेट करूँ कि आप ऐसे ना कहें कि ये पर्टिकुलर थिंग जो है ये अच्छी है, ये 100% अच्छी है और ये 100% हो गया। ऐसा नहीं बनाना चाहता वो आपको मीडियोकर बनाना चाहता है, जिसको एडवांटेज भी समझ आए और लिमिटेशंस भी समझ आए, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है दिस वन। स्टेटमेंट फर्स्ट है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी है वो रिड्यूस करिए इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी, अब मान लो आपको नहीं भी पता तो भी आपको समझ आएगा कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है। मान लो आपको नहीं पता, बिल्कुल नहीं आता, बस आप सोचो अच्छा ये आता है, ठीक है। फिर रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट, सर्कुलर रिड्यूसेस द वेस्टेज। आपके माइंड में जरूर बनी होगी सर्कुलर इकोनॉमी ऐसे कह रहा है कि ये कोई इकोनॉमी है जो रिड्यूस रीयूज इन सब का यूज करती है, मतलब इस तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी करती है कि जो भी मटेरियल है वो वेस्ट ना हो, है ना। तो ये सेकंड में क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूजेस ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट, रिड्यूस करती है यूजेस ऑफ रॉ मटेरियल को, ठीक है, और रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में भी वेस्टेज ना हो। मतलब इस तरीके से ऐसे चेंज ला के रखते हैं सर्कुलर इकोनॉमी में, ताकि किसी भी किसी भी चीज़ का वेस्टेज ना हो, है ना। तो खुद सोचिए ये दोनों स्टेटमेंट ऐसे करिए कि रिड्यूसेस वेस्टेज, रिड्यूसेस यूज ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो दोनों फर्स्ट को डिफाइन कर रही है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन को रिड्यूस कर रही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या होंगी, करेक्ट होंगी, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट्स ए लाइबिलिटी एंड केस ए रिडक्शन। यार इसको ना मैंने कोशिश करी कि मैं अपने जो विजडम है उसी से कहूँ, ठीक है। आपको बताऊँ किस तरीके से, मान लो आपको नहीं भी आता तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। देखो क्या कह रहा है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट्स ए लाइबिलिटी, ठीक है। आपने इस साइड में लिखा कैपिटल रिसिप्ट्स जो है वो लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है, ओके। केस इज ए रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन कर रही है असेट में। ये दो देख लिए कि लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, रिडक्शन हो रहा है एसेट में, ठीक है, होता होगा। सेकंड आपने देखा बोरिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है, बोरिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स। यार खुद सोचो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन इन द एसेट। रिडक्शन इन द एसेट मींस डिसइन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, और लाइबिलिटी मींस बोरिंग। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो सेकंड स्टेटमेंट अपने आप करेक्ट है, क्योंकि वो यही तो बोल रही है, उसकी शॉर्ट टर्म यूज कर रही है। एक तो मैं ऐसे कह दूँ वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर, ठीक है, और सेकंड में लिख दूँ इवेपोरेशन। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हुई, क्योंकि यही तो ऊपर लिखा हुआ है, यही नीचे डिफाइन कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट, क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, बोरिंग्स, और रिडक्शन इन द एसेट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, ओके। तो ये दोनों जहाँ करेक्ट होंगे ना, एक साथ होंगे ना, उन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही होनी चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड सही है तो इस ऑप्शन को आप लोग यहाँ नहीं है तो इसको रिमूव कर दो, यहाँ भी नहीं है ऑप्शन। अब एटलीस्ट 50-50 पे तो आगे। अब देखना आगे थर्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक साइड वो कह रहा है कि यार कैपिटल रिसिप्ट से ना लायबिलिटी जो गवर्नमेंट की बनती है, और एक साइड कह रहा है इंटरेस्ट रिसिप्ट, किसी से आपको लोन पे इंटरेस्ट हुआ तो वो एक तो बोरिंग्स को वैसे कह रहा है कि यार ये तो लायबिलिटी होगी, और एक साइड कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे है वो भी लायबिलिटी। वो लायबिलिटी कैसे होगी, उसमें तो लोन रिसीव हो रहा है, वो उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। आगे 11th क्वेश्चन करवाने की मेरे अंदर हिम्मत तो नहीं है, तो हम आगे मूव नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो पे लाइक्स और व्यूज़ ज़्यादा आए तो ही मैं आगे और वीडियोज़ को कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। एंड आई होप, और मैं अगेन आपको बता दूँगी यार, जो हमारा जो मेन टास्क होता है ना वो आपका होता है कि आपको बहुत सारी फाइल्स को एनालाइज करना होता है। जो मेन जो रियलिटी होती है ना आईएएस की, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो मेन जो आइडेंटिटी होती है, वो फाइल्स को इतना ज़्यादा एनालाइज करके कुछ एक ऐसा सोल्यूशन निकालना होता है जिसके बेटर तो एडवांटेज की जो परसेंटेज हो वो तो हो ज़्यादा, और जो लिमिटेशंस हो वो हो कम, ठीक है, या डिसएडवांटेज हो ना वो कम, ठीक है। तो एडवांटेज के हिसाब से चलते हैं। इन द सेम वे आपको यही चाहते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को कि आप इसको इस तरीके से एनालाइज करें जिसमें आप एडवांटेज का जो एडवांटेज है ना उसको ज़्यादा लेके चले और डिसएडवांटेज को कम, ठीक है। आपके माइंड को एनालिटिकल माइंड बनवाना चाहती है यूपीएससी, ठीक है, जिससे आप वो, और ये बात याद रखना बार बार इसको रिपीट करना कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि कोई भी इंसान बुरा या अच्छा नहीं होता, उनमें अनुपात होता है। इन द सेम वे प्रीलिम्स के पेपर में भी आपको यही करना पड़ेगा। कोई भी स्टेटमेंट एग्जैक्ट सही नहीं होती, एग्जैक्ट गलत नहीं होती, उसमें अनुपात होता है। और जो चीज़ अच्छी तरह कह रही है ना कि यार ये चीज़ एग्जैक्ट है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बताना हमें। आपकी अप्रोच जो यूपीएससी जो चाहती है ना कि आपकी अप्रोच इस तरीके से चाहती है कि आप ना उसमें चलें, परसेंटेज में चलें कि यार इससे ये एडवांटेज है, इससे ये डिसएडवांटेज है, एडवांटेज इसमें ज़्यादा है, इसमें है ना। तो आपका माइंडसेट जो है ना वो अभी से ही क्रिएट करना चाहती है। और इसके बाद जो मेंस में जो स्पेशल आता है ना एथिक्स, उसमें ही यही सब सिखाया जाता है। एथिक्स को इसीलिए ही यूपीएससी में डाला है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और इस वीडियो पर ज़्यादा लाइक आए, ज़्यादा कमेंट आए, एटलीस्ट लाइक आनी चाहिए ताकि थोड़ा
अंदर से रहे कि भी यार मुझे सेकंड वीडियो भी क्रिएट करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।